गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, नमस्कार। हम पढ़ रहे थे केमिकल बॉन्डिंग, लेक्चर नंबर 8। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इस वाले टॉपिक में हम आज बेसिक से शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे व्हाट यू नो अबाउट आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है। हमको इस चैप्टर में कौन कौन से बॉन्ड पढ़ने हैं बच्चों, टोटली 4-5 प्रकार के बॉन्ड पढ़ने हैं। तो आखिरकार आज हम शुरुआत कर लेते हैं इसकी। जो बॉन्ड है वो होते क्या है एक्चुअली। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, मेटालिक बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के बारे में। तो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले नोट डाउन करिए आप, टॉपिक हमारा क्या है बच्चों, आयोनिक बॉन्ड, या उसका दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है बच्चों। तो आयोनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं जिनकी एनर्जी 200 किलो जूल पर मोल होती है। केमिकल कॉम्बिनेशन होने की क्या रिक्वायरमेंट है, मिनिमम एनर्जी क्या चाहिए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, कोसेल लेविस अप्रोच, ये सारी बातें इसके अंदर हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यही जान लेते हैं हम कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स के बारे में तो मैंने आपको पूरी बातें बताई है, लेकिन आज हम आयोनिक बॉन्ड के बारे में आपको बताते हैं। कोसेल लेविस अप्रोच फॉर केमिकल बॉन्डिंग। कोसेल लेविस ने क्या अप्रोच दी, एवरी एटम हैज़ ए टेंडेंसी टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट इन आउटर मोस्ट सेल। लेविस कोसेल अप्रोच जो आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए होती है, उसमें उसने बताया कि दुनिया का हर एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके, ऑक्टेट मीन्स आउटर मोस्ट सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके इनर्ट गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करता है। इन केस ऑफ हाइड्रोजन गेट डुप्लेट, हाइड्रोजन हीलियम जैसा बिहेव करता है, डुप्लेट पूरा करता है। टू एक्वायर्ड इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन एटम लूज गेन और इलेक्ट्रॉन और शेयर इलेक्ट्रॉन। वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 तरह से, या तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा 8 से ज़्यादा है तो, 8 से कम है तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, या फिर इलेक्ट्रॉनों की म्यूचुअल शेयरिंग करेगा। तो कोसेल लेविस अप्रोच हम आपको बताने वाले हैं आयोनिक बॉन्ड के लिए। पहले तो हम आयोनिक बॉन्ड होता क्या उसकी डेफिनेशन बता दे रहा हूँ बच्चों में आपको। व्हाट यू नो अबाउट आयोनिक बॉन्ड, या इसका दूसरा नाम स्टूडेंट होता है इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। डेफिनेशन लिख लेना ईच एंड एवरी स्टूडेंट, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। हर एक बच्चा इसकी डेफिनेशन लिख ले। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, डेफिनेशन ये होती है इसकी, इट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैटायन एंड एनायन इज नोन एज आयोनिक बॉन्ड। Chemical bond formed between 2 or more atoms. As a result, the complete transfer of 1 or more electrons from one atom to another is called ionic or electrovalent bond. चलिए बच्चों, मैं मेरे शब्दों में लिखा देता हूँ। It is, ये होता क्या है, It is electrostatic attraction between electropositive cation it is electrostatic attraction between electropositive cation and electronegative anion is called ionic bond। बच्चों ध्यान से समझना, आयोनिक बॉन्ड क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैटायन के अंदर। मान लो कि ये कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैटायन A+ है और दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एनायन A इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, कैटायन और एनायन के बीच में ये प्लस और माइनस, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेगेटिव, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, ये जो अट्रैक्शन फोर्स है, इस अट्रैक्शन को हम क्या कहेंगे, आयोनिक बॉन्ड कहेंगे बच्चों। या इसका दूसरा नाम इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं हम इसको।
एक्चुअली बनता कैसे हैं, हम आपको इसको पूरा डिटेल में समझा देते हैं। केमिकल बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू और मोर एटम्स एज ए रिजल्ट द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। इसको मैं और दूसरे शब्दों में कहे अल्टरनेटिवली और करके मैं इसकी डेफिनेशन बताता हूँ। आप ऐसे भी लिखा सकते हो, द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड, बच्चों याद रखना इसकी डेफिनेशन, द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड between two or more atom formed between two or more atom, दो से ज़्यादा एटम के बीच में, two or more atoms as a result the complete transform of more atoms as a result complete transfer of one or more electron as a result complete transfer one or more electrons from one atom to another, one or more electron from one atom to another। ये तो बच्चों की लिखने की बात। अब इसको हम समझेंगे कि कैसे एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम में पूरा कंप्लीटली ट्रांसफ़र हो जाता है, और उसके बाद जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को आप क्या कहते हैं बच्चों, आयोनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के नाम से जानते हैं। फिर से देखना, इट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैटायन, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैटायन और एनायन के बीच में, एनियन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है उस अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं बच्चों, आयोनिक बॉन्ड नाम देते हैं अक्सर। तो द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन, अनदर वर्ड में मैं ऐसा भी कह सकता हूँ दूसरे शब्दों में कि द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू और मोर एटम्स, दो या दो से ज़्यादा एटम के बीच में जो केमिकल बॉन्ड बनता है, और वो कैसे बनता है, एज ए रिजल्ट कंप्लीट ट्रांसफॉर्म ऑफ वन इलेक्ट्रॉन और ए मोर देन वन इलेक्ट्रॉन, एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का पूरा ट्रांसफ़र हो जाता है एक एटम से दूसरे एटम में, और उस पूरी प्रोसेस के दौरान जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को आप क्या नाम देते हैं बच्चों, आयोनिक बॉन्ड नाम देते हैं। तो आई होप आपको ये पूरी बात अभी तक समझ में नहीं आई होगी। अब इसको हम प्रैक्टिकली समझने की ट्राई करते हैं कि कैसे बनता है बॉन्ड। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है, या इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है, लूज करता है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होता है वो, और जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, एक्सेप्ट करता है, वो एनायन होता है। तो इस बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन कौन है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इधर देखना बच्चों, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मैं ऐसा ही लिख देता हूँ, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है बच्चों, लूज करता है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है, लूज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम मीन्स जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लूज इलेक्ट्रॉन, अपने में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है, लूज इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ए ग्रुप पीरियोडिक टेबल में, और फर्स्ट ए टू थर्ड ए ग्रुप, फर्स्ट ए टू थर्ड ए, ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होते हैं। फिर से देखना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट एक ग्रुप के एलिमेंट, हलीना कब्र से फरार, बेटा मांगे कार स्कूटर, बैंगन आलू गाजरीन थैली, जो आपको सिखाए थे फर्स्ट ए से सेकंड ए तक। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कौन कौन होते हैं, तो देखना इधर, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम, तो नेगेटिव एटम होते हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, नेगेटिव एटम गेन इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल पीरियोडिक टेबल के अंदर आप ध्यान देना, ग्रुप फिफ्थ ए टू सेवन्थ ए, ग्रुप फिफ्थ ए टू सेवन्थ ए, ये एटम जो होते हैं वो इन दोनों के बीच में, इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर पहले, दूसरे और तीसरे ग्रुप के एलिमेंट, और ग्रुप फिफ्थ ए टू सेवन्थ ए। फिफ्थ ए टू सेवन्थ ए मतलब फिफ्थ कौन से,
नेपाल पाकिस्तान वाले, या फिर 7th बोले तो फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इनके ऊपर नेगेटिव, तो इनमें इलेक्ट्रॉनों का कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है और फिर जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को आप नाम देते हो आयोनिक बॉन्ड। अब इस बात को हम लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस बिटवीन द कैटायन एंड एनायन इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। ऐसा भी कह सकते हो, मैंने बताई वही बात, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैटायन और एनायन के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उस अट्रैक्शन को आप कहते हो आयोनिक बॉन्ड। अब हम इसको प्रैक्टिकली एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, बच्चों ध्यान देना, आयोनिक बॉन्ड आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, नहीं पता चले तो मैं अंतिम दम तक तुम्हारे साथ में रहूँगा, एक एक बॉन्ड आपको क्लियरली सिखा दूंगा, देखना ध्यान से, लेकिन स्ट्रक्चर बनाने पे आप थोड़ा और वर्कआउट करना, किसी भी केमिकल की स्ट्रक्चर कैसे बनती है वो पूरा आप सीख जाओगे तो केमिकल बॉन्डिंग पूरा आपके माइंड में सेट रहेगा, कैसा भी क्वेश्चन आए, कौन से भी कॉन्सेप्ट का आए, आप तैयार कर दोगे उसको। चलो एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं एंड 7th ए ग्रुप, देखना ध्यान से, फर्स्ट ए और 7th ए ग्रुप। फिर से देखो, फर्स्ट ए ग्रुप के कौन कौन है। फर्स्ट ए ग्रुप का मैं एक एलिमेंट लेता हूँ जिसको आप वर्षों से जानते हो, सोडियम होता है फर्स्ट ए ग्रुप का। 7th ए में आता है फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, तो मैं यहाँ लेता हूँ प्लस क्लोरीन। बच्चों आप जानते हो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, 281, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, 287। फिर से देखना बच्चों, अब सोडियम अपने में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। सोडियम ने रिमूव किया तो हो गया Na+, आया मीन्स इसने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव कर दिया, Na+ आया। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया यहाँ से, तो क्या हो गया Cl-, तो इसका हो गया 288। तो इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हुआ, कहाँ से, 1 एटम से, सोडियम से दूसरे एटम क्लोरीन में। तो क्या बना इनके बीच में, ये यहाँ पर एक बॉन्ड बनेगा और उस बॉन्ड को आप क्या नाम दोगे, उस बॉन्ड को नाम दोगे नियॉन जैसा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा इसका 28, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा हुआ, नियॉन कॉन्फ़िगरेशन। और इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा, दूसरे वाले एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन, इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो 288, तो इसका हो जाएगा आर्गन जैसा कॉन्फ़िगरेशन, आर्गन कॉन्फ़िगरेशन। तो बच्चों क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैटायन और ये एनायन, इनके बीच में अगर बॉन्ड बनता है तो उस बॉन्ड को आप क्या नाम देने वाले हैं विद्यार्थी मित्रों, इस बॉन्ड को नाम दोगे इन दोनों के बीच में, ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव, इन दोनों के बीच में, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैटायन और एनायन के बीच में जो बॉन्ड होगा उस बॉन्ड को आप नाम दोगे, उस बॉन्ड को नाम दोगे आयोनिक बॉन्ड। आई होप मेरी बात आपके दिलो दिमाग में बैठ गई होगी विद्यार्थी मित्रों। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक और एग्जांपल। फॉर मोर द डिस्टेंस बिटवीन 2 एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल मोर विल बी द आयोनिक कैरेक्टर ऑफ बॉन्ड। 2 एलिमेंट के बीच में, जैसे ये सोडियम और क्लोरीन, सोडियम पहले ग्रुप में आता है, क्लोरीन 17 ग्रुप में आता है, डिस्टेंस ज़्यादा है लेफ्ट और राइट, तो बॉन्ड आयोनिक होगा। आपको अक्सर कंपटीशन एग्जाम में, नीट, IIT या एम्स जैसे एग्जाम में पूछते हैं कि बॉन्ड की नेचर बताओ, तो आप एक आइडिया बता सकते हो कि 2 एलिमेंट, जिन 2 एलिमेंट के बीच में, जिन 2 एटम के बीच में बॉन्ड बन रहा है उनकी डिस्टेंस कितनी है। अगर डिस्टेंस ज़्यादा है, एक लेफ्ट में आ रहा है दूसरा राइट में आ रहा है, आप आंखें बंद करके लिख देना आयोनिक बॉन्ड। बच्चों वैसे आपको आइडिया आ जाएगा बॉन्ड को देख के ही, लेकिन मोर द डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम्स, बॉन्ड नेचर ऑफ बॉन्ड इज आयोनिक। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंसी। जितने एटम जितना इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंसी। यहाँ पर सोडियम ने एक लूज किया तो सोडियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 हुई, क्लोरीन ने एक गेन किया तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोवैलेंसी भी 1 हुई। तो टोटल इलेक्ट्रॉन लूज और गेन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी है बच्चों, 1, इलेक्ट्रोवैलेंसी यहाँ पर 1 है। याद रखना एक अलग कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है, व्हाट यू नो अबाउट इलेक्ट्रोवैलेंसी। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन आर नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंसी। ओके, मैं इस टॉपिक को यहाँ पर रब कर देता हूँ बच्चों, आगे बढ़ रहा हूँ फिर से। यहाँ तक की बात ईच एंड एवरी स्टूडेंट के दिमाग में बैठ गई होगी। चलिए, इलेक्ट्रोवैलेंसी का कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ गया आपके। एक और एग्जांपल लेता हूँ। सपोज करो कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन,
इधर मैं रखता हूँ मैग्नीशियम, इधर रखता हूँ मैं ऑक्सीजन। आप जानते हो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, 12, 2, 8, 2। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो 2 और 6। बॉन्ड फॉर्मेशन में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन टेक पार्टिसिपेट, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र इधर कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, तो क्या हो जाएगा Mg के ऊपर आ जाएगा +2, और ऑक्सीजन 2 ले रहा है तो इसके ऊपर -2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2, 8 नियॉन जैसा, इधर हो जाएगा 2, 8, इसका भी हो जाएगा नियॉन जैसा। दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस जैसा हो गया, मतलब इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी है 2 इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र हो रहा है। हियर इलेक्ट्रोवैलेंसी इज़ द 2। आपको पूछ सकते हैं व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोवैलेंसी, तो आप कहोगे 2। यहाँ पर इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों की इलेक्ट्रोवैलेंसी, जितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन होते हैं वही इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है, तो हियर इलेक्ट्रोवैलेंसी इज़ द 2। ये अब इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, उस बॉन्ड को कहोगे आप आयोनिक बॉन्ड। चलिए बच्चों, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 है, मैग्नीशियम की भी इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 है, वो 2 घुमा रहा है, वो 2 प्राप्त कर रहा है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों आपके सामने कैल्शियम का। चलिए आप अब इस कैल्शियम को देखिए, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, 2, 8, 8, 2, और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 और 6। आउटर मोस्ट सेल में ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब अब क्या होगा कि ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल के इसको दे दे, तो क्या हो जाएगा Ca के ऊपर आ जाएगा +2, देने वाला हमेशा पॉजिटिव और लेने वाला हमेशा नेगेटिव, तो इसका हो जाएगा 2, 8, 8 आर्गन जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका हो जाएगा 2 और 8 किसके जैसा, नियॉन जैसा। तो यहाँ क्या हुआ, कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ द इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों का कंप्लीट ट्रांसफ़र हो रहा है वन एटम टू अनदर एटम। और जो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में जो बॉन्ड होगा, उस बॉन्ड को आप क्या नाम दोगे यहाँ पर, आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड नाम दोगे बच्चों। तो आई होप आपको मेरी बात अच्छे से दिमाग में बैठी होगी। चलिए ये तो थी ऑक्सीजन, CO MgO आयोनिक बॉन्ड। अब मैं कहूँ कि CaCl2 CaCl के बीच में बॉन्ड बनाओ, वन मोर इलस्ट्रेशन, Ca कैल्शियम और क्लोरीन के बीच में। फिर से देखना स्टूडेंट, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, 2, 8, 8 और फिर 2 हो गया 20। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 2, 8, 7। अब होगा क्या स्टूडेंट, यहाँ से क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन, और ये 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करे कैल्शियम और क्लोरीन को दे दे, तो फिर इसको 2 रिमूव करना पड़ेगा, तो क्लोरीन 2 रिमूव करेगा तब उसका आ जाएगा Ca+2, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2, 8, 8। 2 निकालना है इसको, और इसको प्राप्त करना 1, तो Cl 1 प्राप्त करेगा, Cl-2, 8, 8। तो अब क्लोरीन की इलेक्ट्रोवैलेंसी 1, 1 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया और इसने 2 रिमूव किया, तो कैल्शियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी 2। तो अब इनमें 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ गया सर, आपका एक क्वेश्चन रहेगा कि सर इलेक्ट्रॉन 1 कहाँ गया, इसमें किस तरह से बॉन्ड बनेगा CaCl2। अब बॉन्ड किस तरह से बनेगा, यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा तो Ca के ऊपर +2 चार्ज आएगा, इसके ऊपर -1 आएगा। तो अब होगा क्या कि Ca के ऊपर चार्ज, Ca की कोवैलेंसी +2 है और कैल्शियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी -1 है, तो इसका जो ये -1 चार्ज इसके नीचे आएगा, इसका इसके नीचे आएगा, तो कंपाउंड बनेगा CaCl2। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। कैल्शियम को 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करके आर्गन लाइक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना पड़ेगा, इनर्ट गैस आर्गन जैसा। वैसे ही क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन ऑब्टेंड करके, एक्सेप्ट करके आर्गन जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। ये 2 घुमाएगा, ये 1 प्राप्त करेगा। तो हियर क्लोरीन हैविंग ए इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 एंड कैल्शियम हैविंग ए इलेक्ट्रोवैलेंसी 2। बहुत आसान है, आपको समझ में आ गया होगा। CaO का एग्जाम्पल मैंने आगे दे दिया है। चलिए, तो इस तरह से ये बॉन्ड जो बनता है, उस बॉन्ड की बात मैंने आपके साथ की है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू डायरेक्शन, सो आयोनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल। अब आयोनिक बॉन्ड की एक बहुत खास बात याद रखना, आयोनिक बॉन्ड कैसा होता है स्टूडेंट, ध्यान रखना, आयोनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल। ये बात बहुत काम की है बच्चों, याद रख लीजिए अच्छे से। आयोनिक बॉन्ड की नेचर कैसी होती है, नॉन डायरेक्शनल।
नॉन डायरेक्शनल होती है, कोई डायरेक्शन को नहीं बताता। ये क्या नहीं बताता? इक्वल ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है वो सेम लगता है, इसलिए कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन को नहीं बताता। इसलिए ये बॉन्ड कैसा होता है? आयोनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होता है। एक और बात याद रखना, डेफिनेट 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड इन क्रिस्टल लैटाइस एंड एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल क्रिस्टल इज कॉल्ड लैटाइस एनर्जी। सोडियम क्लोराइड की लैटाइस एनर्जी कितनी होती है बच्चों? आप याद रखना 788 किलो जूल पर मोल होती है। आयोनिक कंपाउंड का कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता, इट इज़ ओनली एम्पिरिकल फार्मूला। आयोनिक कंपाउंड का कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता। सोडियम क्लोराइड की लैटाइस एनर्जी, एक क्रिस्टल बनता है, जैसे ये सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल बना रहा हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव, ये एंट्रेंस के लेवल की बात हो गई बच्चों। ये Na आयन और Cl आयन की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगी, ये Na और Cl की, तो ये क्रिस्टल बन रहा है सोडियम क्लोराइड का। ध्यान से समझना, ये सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है सपोज, तो 1 मोल कैटायन को 1 मोल एनायन से दूर करना है, जैसे NaCl है ये, तो NaCl में Na और Cl को इन्फिनिट डिस्टेंस तक तोड़ देना है, दोनों को अलग कर देना है। तो उसके लिए जो एनर्जी की ज़रूरत होती है उसको कहते हैं क्रिस्टल लैटाइस एनर्जी, और वो सोडियम क्लोराइड के लिए होती है 788 किलो जूल पर मोल। याद रखना, सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल लैटाइस एनर्जी कितनी होती है? मैं फिर से बोल रहा हूँ 788 किलो जूल पर मोल, और किलो कैलोरी में आपको पूछे तो 95 किलो कैलोरी पर मोल। याद रखना NaCl की लैटाइस एनर्जी कितनी होती है? 95 किलो कैलोरी, और जूल में 788 किलो जूल। चलिए, ये हो गया आयोनिक बॉन्ड के बारे में बहुत कुछ बातें। आयोनिक बॉन्ड बनने के लिए कुछ कंडीशन है, वो आप याद रखना। लैटाइस एनर्जी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्टेड करते हैं वो भी बातें आपको सिखाने वाला हूँ बच्चों, लेकिन यहाँ तक आप सीख गए होंगे आयोनिक बॉन्ड के बारे में और लैटाइस एनर्जी के बारे में। चलिए, इसको मैं रफ करता हूँ। कुछ कंडीशनें आपको बताऊँगा और एंट्रेंस के व्यू से वैसे आप सीख गए होंगे आयोनिक बॉन्ड पूरा क्या होता है आयोनिक बॉन्ड और कैसे आयोनिक बॉन्ड बनता है, वो पूरी बात आपके दिमाग में बैठ गई होगी अब तक। नेक्स्ट बात आपके साथ करने वाला हूँ मैं, वो है व्हाट इज़ द लैटाइस एनर्जी। लैटाइस एनर्जी क्या होती है? अभी मैंने आपको डेफिनेशन बता दी, वैसे भी फिर भी एक बार फिर से देख लो। कंडीशन फॉर फॉर्मिंग आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड बनने के लिए क्या क्या कंडीशनें होती है वो आपको अभी सिखा दे रहा हूँ। जस्ट 1 मिनट में बात कर लेता हूँ। व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड बनने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। चलिए, ये एक डेफिनेशन आप खुद से लिख लेना, मैं बोल देता हूँ होमवर्क में। व्हाट इज़ लैटाइस एनर्जी, मैं बोल देता हूँ, आप लिख लेना। व्हाट इज़ लैटाइस एनर्जी, अभी मैंने आपको समझाया था 1 मोल कैटायन को, कोई भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है, जैसे सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल लैटाइस स्ट्रक्चर है, उसमें 1 मोल कैटायन को 1 मोल एनायन से इनफाइनाइट डिस्टेंस तक अलग कर देने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उनको दोनों को तोड़ देना है, Na+ को और Cl- को, कैटायन और एनायन को, और तोड़ के इनफाइनाइट डिस्टेंस तक विस्थापित कर देना, दूर कर देना है। तो उसके लिए जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी क्या कहलाती है? लैटाइस एनर्जी कहलाती है। NaCl के लिए लैटाइस एनर्जी होती है 788 किलो जूल पर मोल अथवा 95.5 किलो कैलोरी पर मोल। ये याद रख लीजिए बच्चों, 94 समथिंग 95, एग्जैक्ट डेटा मुझे नहीं पता है, देख लेना एक बार। चलिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं कंडीशन फॉर फॉर्मिंग ऑफ आयोनिक बॉन्ड। कंडीशन फॉर फॉर्मिंग आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड बनने की क्या क्या कंडीशनें हैं बच्चों, ध्यान देना। कैसे आयोनिक बॉन्ड बनता है उसकी कुछ रिक्वायरमेंट बता रहे हैं हम आपको, क्या क्या कंडीशन है कि आयोनिक बॉन्ड बनेगा कैसे। कंडीशन फॉर फॉर्मिंग आयोनिक बॉन्ड, तो पहली कंडीशन आपको याद रखना है, आयोनिक बॉन्ड डिपेंड अपॉन द 3 फैक्टर के ऊपर डिपेंड, या फिर इसको मैं ऐसा कहता हूँ, रिक्वायरमेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड, रिक्वायरमेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड बनने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो देयर आर 3 रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट नंबर 1 जो मैं आपको बताने वाला हूँ अभी, पहली रिक्वायरमेंट है वो ये आयोनाइजेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, दूसरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की रिक्वायरमेंट होती है, तीसरी लैटाइस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और चौथी ओवरऑल लोअरिंग ऑफ
एनर्जी, पूरी एनर्जी नीचे आ जानी चाहिए, लोअरिंग होना चाहिए। जो हाई एनर्जी है तो घट के कम हो जानी चाहिए। तो पहला है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी बच्चों ध्यान देना, आप जानते हो पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। सेकेंड फैक्टर जो है वो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अथवा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जिसको आप कहते हो, इलेक्ट्रॉन प्राप्ति ऊर्जा, एफिनिटी। थर्ड फैक्टर जो हुआ करता है बच्चों, वो हुआ करता है लैटाइस एनर्जी। लैटिस एनर्जी, एक मोल कैटायन को एक मोल एनायन से डिस्प्लेस करने के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी। और ओवरऑल लोअरिंग ऑफ एनर्जी, ये चार फैक्टर चला बता देते हैं। ओवरऑल लोअरिंग द एनर्जी, लोअरिंग द एनर्जी। चलिए स्टूडेंट यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी की रिगार्डिंग कुछ बातें। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल गैसेज एटम आर नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूवल एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल गैसेज एटम। कोई न्यूट्रल गैस एटम है और उस न्यूट्रल गैस एटम में से एनर्जी को, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। आप पहले चैप्टर में भी पढ़ चुके हो। पहला कौन सा, अपना पीरियोडिक, उसमें आपको सिखाया था मैंने। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटरमोस्ट ऑर्बिटल ऑफ आइसोलेटेड गैसेज एटम टू मेक ए पॉजिटिव और कैटायन आर कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। और लेसर आयोनाइज एनर्जी ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म कैटायन। आयोनाइज एनर्जी जितनी कम होगी उतना ही ज़्यादा कैटायन बना पाएगा इजीली। जितनी आयोनाइज एनर्जी कम है, इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर निकलेगा, कैटायन उतना इजीली बनेगा। तो एक्चुअली होगा क्या, कौन कौन आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं, लेसर आयोनाइज एनर्जी। कॉन्सेप्ट ये याद रखना है, लेसर द आयोनाइजेशन एनर्जी, लेसर द आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म कैटायन, ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म कैटायन। आयोनाइज एनर्जी ग्रेटर, आईपी कम, कैटायन ज़्यादा बनेगा, जल्दी बनेगा, इजीली बनेगा। उतना ही जल्दी कैटायन बनेगा तो आयोनिक बॉन्ड जल्दी बनेगा। फॉर एग्जांपल के रूप में Na+ लेसर आई, आयनिक बॉन्ड जल्दी बनाएगा ये। Mg+2, उसके बाद Al3+, तो इसकी आयोनाइज एनर्जी ज़्यादा है, आयोनाइज एनर्जी ज़्यादा है तो ये कम बनाएगा। मैंने बताया था जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज, आयोनाइज एनर्जी ज़्यादा। यहाँ पर एक है पॉजिटिव, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो ये समझने वाली बात है बच्चों, जितना पॉजिटिव कम होगा आयोनाइज एनर्जी कम होगी। तो इसकी आयोनाइज एनर्जी कम है तो ये जल्दी आयोनिक बॉन्ड बनाएगा। लेसर द आई ग्रेटर द टेंडेंसी टू फॉर्म कैटायन। और कैटायन जितना जल्दी बनेगा उतना ही ज़्यादा कैटायन फॉर्मेशन रेंज। ऐसी तरह से CH+ जल्दी बनाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल इसी में बता रहा हूँ। फिर Rb+, बेटा मांगी कारकुश, लिथियम सबसे ज़्यादा बनाएगा। फिर रबकस, K+, उसके बाद Rb+, उसके बाद CH+। देखो यहाँ पर ये कैटायन इजीली बना लेगा, ये उससे थोड़ा टफ बनाएगा, ये धीमे बनाएगा, ये और कठिनाई से बनाएगा। तो ये कैटायन बहुत कठिनाई से बनाएगा, ये तेज़ी से बनाएगा कैटायन, क्योंकि इसकी आयनिक एंथैल्पी कम है, इसकी और इससे ज़्यादा है। इसकी आयनिक एंथैल्पी सबसे ज़्यादा है, लिथियम ज़्यादा है आयनिक एंथैल्पी। कैटायन आसानी से नहीं बनाएगा, आयोनिक बॉन्ड टफ बनेगा इसमें। तो ये ऑर्डर होता है इस तरह से ग्रेटर, इस तरह से ये होता है ग्रेटर। आपके दिमाग में आई होप ये बात बैठ रही होगी बच्चों। चलिए ये पहला टॉपिक समझ में आया कि आयनिक एंथैल्पी कम, लेसर आई, ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म कैटायन। ऐसे समझ लीजिए, ऊपर से नीचे जा रहे हो आप, हलीना की रब से फरियाद, ऐसे आए। अब ये थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। देखो यहाँ पर आयनिक एंथैल्पी कम है, आकार बड़ा है, आयनिक एंथैल्पी कम, लेसर आयनिक एंथैल्पी, आसानी से कैटायन बनाएगा। ये तेज़ कैटायन बनाएगा, ये उससे धीमे बनाएगा, ये उससे धीमे बनाएगा।
ये और छोटा है तो आयनस एंथैल्पी ग्रेटर तो कैटायन मुश्किल से बनाएगा। तो ये शर्तें हुआ करती है आयोनिक बॉन्ड बनने की रिक्वायरमेंट हुआ करती। तो पहली रिक्वायरमेंट आपको समझ में आ गई होगी बच्चों, आयनस एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ताकि आसानी से आयोनिक बॉन्ड बन सके। आयनस एंथैल्पी कम, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए, amount of energy released when electron is added to isolated gaseous atom to form negative ion, energy released, higher electron affinity, greater tendency to form anion। सेकेंड बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए, इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथैल्पी। इसमें इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट क्या है, हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म एनायन। हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म एनियन बनाने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। चलिए कैसे, Cl माइनस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होती है, फिर फ्लोराइड की, फिर तो इसमें आयनिक बॉन्ड सबसे तेज़ी से बनेगा, फिर फ्लोराइड में बनेगा, फिर ब्रोमाइड में बनेगा, फिर आयोडाइड में बनेगा, Br माइनस I माइनस। दिस इज़ ऑर्डर। ये एक्स्ट्रा बातें होती दिमाग में रखना। इसी तरह से FO2 माइनस N3 माइनस, F माइनस में सबसे कम ज़्यादा होती है, फिर O2 माइनस में O के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज, फिर उसके बाद आप देख लीजिए ऑक्सीजन के बाद N3 माइनस के ऊपर और कम चार्ज होता है N-3। तो ये ऑर्डर हुआ करता है। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का कॉन्सेप्ट भी आपके दिमाग में बैठा होगा। आगे और इसके रिगार्डिंग कुछ बातें करने वाले हम। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बाद लेटाइस एनर्जी, हायर लेटाइस एनर्जी ग्रेटर विल बी स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक एनर्जी। लेटाइस एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी आयनिक बॉन्ड उतना ही स्टेबल होगा, स्ट्रेंथ होगी। तो लेटाइस एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड उतना ही STRENGTS स्ट्रेंथ ऑफ आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड उतना ही मजबूत होगा। जितनी ज़्यादा लेटाइस एनर्जी आयोनिक बॉन्ड उतना ही मजबूत, उतना ही स्ट्रॉन्ग। सोडियम क्लोराइड में सबसे स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड होता है क्योंकि उसकी लेटाइस एनर्जी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, कितनी 788 किलो जूल पर मोल। इसी तरह से सेकंड आता है ओवरऑल एनर्जी, एनर्जी मस्ट बी रिलीज्ड ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। ओवरऑल एनर्जी, पूरा बॉन्ड बनेगा उसके दौरान एनर्जी रिलीज होगी। एंड दिस concludes that lower value of ionized energy and higher value of EA there is more easy formation of cation and anion। and यहाँ पर ओवरऑल लोअरिंग द एनर्जी, मतलब आयोनस एनर्जी क्या होनी चाहिए, ओवरऑल वैल्यू ऑफ आयोनस एनर्जी इज IE इज लोअर एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज हायर। ओवरऑल कंक्लूजन ये आता है कि IE की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लोअर, एंड हायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो क्या बनेगा बच्चों, आयोनिक बॉन्ड बनेगा। तो ये तो एक एक्स्ट्रा छोटी छोटी बातें हैं, आप थोड़ा ध्यान रखोगे, कॉन्सेप्चुअल पढ़ोगे, NCERT को टेक्निकली ढंग से पढ़ोगे तो ये सारी चीज़ें उसका जो हम कहते हैं समरी वो इसमें आ जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ जाते हैं, इस तरह से क्वेश्चंस आप कर सकते हो। तो आयोनिक बॉन्ड बनने की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या है कि आयोनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मीन्स इलेक्ट्रॉन प्राप्ति ऊर्जा ज़्यादा होनी चाहिए दो एटम के बीच में, तो आयनिक बॉन्ड बहुत आसानी से बनेगा। तो ये थी बच्चों बातें आयोनिक बॉन्ड के रिगार्डिंग। आज हमने आयोनिक बॉन्ड फिनिश कर दिया है और कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर कराएंगे एंट्रेंस के। आप इसको अच्छे से थोड़ा समझने की ट्राई करना स्टूडेंट। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। मैं आयोनिक बॉन्ड की रिगार्डिंग बात को यहाँ रखूँगा, कल इसके ऊपर थोड़े से क्वेश्चन आपको कराऊँगा आयोनिक बॉन्ड की रिगार्डिंग, और भी किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आयोनिक बॉन्ड में, तो वो बात नेक्स्ट अगले लेक्चर में हम करेंगे। आज की बात को मैं यहीं फिनिश कर देता हूँ स्टूडेंट। थैंक्स, फिर मिलता हूँ। ओके, टाइम और हो गया है।